हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका हिस्ट्री विद सिंह चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई, बढ़िया अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, भारतीय कला संस्कृति अपना टॉपिक चल रहा है चैप्टर 1 भाग 2। पहला भाग आपने इसके पहले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पहला भाग था, ये है दूसरा। अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये दूसरी वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की जो शब्दावलियाँ हैं उसे आप आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और पिछले वीडियो में भी आपने शब्दावलियाँ पढ़ी। शब्दावलियाँ आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ भाई? देखिए, शब्दावलियों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं इतिहास में। प्लस यदि आप जो शब्दावलियाँ हैं उसको अगर अच्छे से समझेंगे नहीं तब भी आपको इतिहास पढ़ने में समझने में दिक्कत आएगी, है ना। तो शब्दावलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दावलियों को आप समझे रहेंगे तो आप इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं शब्दावलियों से, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शब्दावलियों को आप देखिए। आज की जो शब्दावली है, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कर से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, जो प्राचीन, आपको जैसे मैंने बताया कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की शब्दावलियां मैं बता रहा हूं। तो अब कर से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उसे आप लोग देखिए। तो देखिए, बलि, पहला जो है बलि। बलि क्या है आप देखें, लोगों द्वारा स्वैच्छिक भेंट, है ना, बाद में अनिवार्य हो गया। जैसे आपको मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी, है ना। तो जो पूर्व वैदिक काल था, वैदिक काल था, आपने देखा कि पहले जो शासक थे उनको स्वेच्छा से, जो जनता थी वो स्वेच्छा से उनको जो फल है, जो उपहार है वो स्वेच्छा से देती थी। और आगे के आपने देखा कि जैसे दौर बढ़ता गया तो कर क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, है ना। तो ये वही है बलि, लोगों द्वारा स्वैच्छिक भेंट जो बाद में अनिवार्य हो गया, तो वो कहा जाता है, वो क्या है, वो है बलि। ठीक, बलि के बारे में आप समझ गए। अब आइए, अगला है भग। भग क्या है, राजा का प्रथागत छठा भाग, है ना। गुप्त काल में ये प्रथा प्रचलित थी। अगला आइए भट्ट। भट्ट क्या है, पुलिस कर है। ये कब प्रचलित था, गुप्त काल में। भोग, समय पर फूलों फलों आदि की आपूर्ति, ठीक है, वो क्या है, भोग। कब प्रचलित थी, गुप्त काल में। शब्दों को आप देखते जाइए, फटाफट मैं बताते जा रहा हूँ, आप देखते जाओ। एक बार आप देख लोगे और एक बार दो बार वीडियो आप देख लेना तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। दूसरी चीज़, यदि भाई आपको किताबें पढ़ रहे हैं तो ये सब शब्द आपको आएंगे तो इतिहास आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, चरी। अगला चरी, ये क्या है, चरी का मतलब जानवरों को चराने के लिए प्रयोग की जाने वाली घास भूमि पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित किया गया कर। ठीक, चरासन, चराई कर कब प्रचलित था, गुप्त काल। अगला ये चाट, ये क्या है, सुरक्षा कर है। ठीक, चौधरी, जो लोग राज्य की ओर से किसानों से खराज, खराज मतलब भू राजस्व वसूल करते थे, इसके एवज में उन्हें कुछ विशेषाधिकार, है ना। तो विशेषाधिकार को क्या कहते थे, हक एक खेती प्राप्त थे, जैसे कि खराज अदा करने से छूट। तो भाई इनको क्या था, इनको राजस्व नहीं देना पड़ता था। ठीक है, ये थे चौधरी। अब आइए अगला चौथ, शिवाजी द्वारा वसूला गया मुगल अधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला सरकारी राजस्व का 1/4 हिस्सा। ठीक है, शिवाजी के भी बारे में मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और देखिए घरी, घरों पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित किया गया कर, वो क्या है, घरी है। अगला देखिए हली व कर। अब देखिए हली व कर क्या है, हल पे जो लगाया गया कर है वो है हलीव कर। ठीक, अगला हिरण्य, सोने के सिक्कों में देय जो कर है उसे कहा जाता है हिरण्य।
ठीक। अगला आप देखिए जजिया। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर है, पहली बार अहमद शाह द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है। अगला आइए खिराज। खिराज क्या है? भू राजस्व है। खिराज मतलब भू राजस्व। खम्स क्या है? वह कर जो आय का 1/5 यानी 20% होता था, यदि व्यक्ति की आय उसकी और उसके परिवार के लिए आवश्यक व्यय से अधिक हो जाती थी। ठीक है। फिरोज, ये कब प्रचलित था? फिरोज शाह तुगलक के समय में ये प्रचलित था। अब आ जाइए कोष। कोष क्या है? कोष आप जानते ही हैं भाई, खजाना। कोष का मतलब खजाना। सर देशमुखी क्या है? देखिए, शिवाजी द्वारा वसूला गया मुगल अधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त 10% कर। ठीक है। सर्वारिष्ट क्या है वो आप देखो। जबरन कर को क्या कहते हैं? सर्वारिष्ट। शुल्क, शुल्क भाई पथ कर या सीमा शुल्क जो विशेष रूप से घाटों, दर्रों, सड़कों आदि पर जो है उसे लिया जाता था। ठीक है। अब देखिए आगे आ जाइए, उदग भाग। अब ये क्या है? जल कर है। ये कब प्रचलित था? मौर्य काल में। ठीक। उदयंग, उदयंग क्या है? पुलिस कर है और जल कर है। कब प्रचलित था? गुप्त काल में। और देखिए अगला है उपणिक, है ना। ये क्या है भाई? सीमा क्षेत्र से वसूला गया कर। कब प्रचलित था? गुप्त काल में। ठीक। उसरफ, ये आप देखिए, ये क्या है? उसरफ मुसलमानों की भूमि की सकल उपज पर लगाए जाने वाला कर। कब प्रचलित था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए वेट्टी। वेट्टी क्या है भाई? तमिल शब्द है जो जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाले कर को दर्शाता है। चोल अभिलेखों में इस शब्द का बार बार उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब आ जाइए, अगला है जकात। जकात क्या है इसको आप समझिए। मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर है। कब प्रचलित था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रचलित किया गया इसे, जकात को। अब देखिए अगला क्या है? जरीब। अब भाई जरीब क्या है इसको आप समझिए। फसल उत्पादन के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। यह मुर्शीद कुली खान द्वारा प्रचलित किया गया था। ठीक है। ये इतनी चीजें आपको समझ में आई। ठीक है। अब आ जाइए व्यापार से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, अब आप उसे समझिए। देखिए आदेश, ये क्या है भाई? साख पत्र या विनिमय पत्र। ठीक। अगला इन्नुरुवर, ये क्या है भाई? दक्षिण भारत की मध्यकालीन व्यापार श्रेणियां। चोल साम्राज्य के दौरान सभी व्यापारी संगठनों में से सबसे कुलीन था। ठीक है। औरंग क्या है ये आप समझिए। विनिर्मित वस्तुओं के लिए गोदाम को औरंग कहा जाता था। और देखिए अयवोले प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली व्यापार श्रेणी है। ठीक है। बनिया, बनिया भाई, ये बनिया शब्द तो जानते ही हैं, बताने की कोई जरूरत ही नहीं। व्यापारी। बनियन क्या है? आगे अगला शब्द आप देख रहे हैं, शब्दावली है बनियन। बनियन क्या है? देखिए बनियन व्यक्तिगत पश्चिमी व्यापारी या फर्म द्वारा अपने लिए दलाल, दुभाषिया और एजेंट के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है। अगला शब्द बंजारा, है ना। पिक्चर भी आप देखे होंगे, बंजारा बंजारा गाना आया था ना। तो भाई ये क्या है? बंजारा क्या होता है? तो खाना बदोश व्यापार में लगे व्यापारी, है ना। जैसे बंजारा लोग, जो बंजारा व्यापारी होते थे भाई, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। जैसे आप मान लीजिए इनका कारवां चलता था, ऊंट के, घोड़े के, है ना। तो पूरी झुंड बना के जैसे मान लीजिए कहीं पे गेहूं सस्ता मिलता है, तो गेहूं इन्होंने पूरा कारवां में अपने लाद लिया और ले गए भाई। जहां गेहूं महंगा था वहां बेचा उन्होंने। फिर वहां पे चावल सस्ता मिल रहा था भाई, वहां से इन्होंने चावल उठा लिया, है ना। चावल उठाया, फिर जहां
चावल महंगा बिक रहा था वहाँ बिका, मतलब एक उदाहरण है। ऐसे चीज़ें उनका कारवां चलता था, व्यापार होता था, एक जगह से दूसरी जगह वो खाना बदोश थे, एक जगह रुकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह अपनी यात्रा करते रहते थे, इसीलिए इनको बंजारा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द जो आप पढ़ रहे हैं, देखिए बक्कल, ये क्या है भाई? तो व्यापारी या अनाज विक्रेता को बक्कल कहते हैं। ठीक है, अगला शब्दावली देखिए चेतियार, ये क्या है? चेतियार दक्षिण भारत के व्यापारी को चेतियार कहते हैं। अगला शब्द हुंडी, हुंडी क्या है? प्राथमिक काल में व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला विनिमय पत्र को हुंडी कहते हैं। ठीक है, ये सब हुंडी के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप शुरू से वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे कि हुंडी क्या है। अगर आप ये शब्द को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप शुरू से, मैंने स्टोन एज से चालू किया है, पूरा सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और गुप्त काल सब मैंने आपको, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक इतिहास सब पढ़ाया हूँ मैं। तो आप एक तरफ से एक तरफ देखेंगे तो आपका पूरा चीज़ इतिहास भी क्लियर होगा और चीज़ें समझ भी आ जाएंगी कि मैं क्या चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ये चीज़ आप देख लो, ये ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं भी देखा है तो ये चीज़ें देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है। तो भाई हुंडी क्या है? अब आप देखो, प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला विनिमय पत्र को हुंडी कहते थे। ठीक है, क्रय विक्रयिक, अब ये क्या है भाई? खुदरा विक्रेता को क्रय विक्रयिक कहते थे। और इसे कब ये प्रचलित था? पूर्व मौर्य काल में ये प्रचलित था शब्द। मंडपिका, चुंगी घर, उत्तर भारत में छोटे से शहर व्यापार केंद्र में विनिमय का स्थायी केंद्र। ठीक है, उसे कहते थे मंडपिका। मणि ग्रामम, ये क्या है भाई? दक्षिण भारत में मध्यकालीन व्यापारियों की श्रेणी को जो है मणि ग्रामम कहते थे। निष्का, अगला शब्द आप देख रहे हो, निष्का क्या है? लेन देन के लिए उपयोग किए जाने वाला सोने का बाट, वो है निष्का। पपनिक, पपनिक क्या है भाई? दुकानदार को पपनिक कहा जाता था। कब कहा जाता था? पूरे मौर्य काल, है ना, जो मौर्य काल का समय था उसके पहले जो है दुकानदार को पपनिक कहा जाता था। पैठन, पैठन आप देखो दक्कन में व्यापार का केंद्र। ठीक है, पूट भेदन, ये क्या है भाई? प्राचीन भारत में व्यापार का केंद्र था पूट भेदन। साहूकार, साहूकार, अब आप देखिए साहूकार पश्चिमी भारत ब्याज पर रुपए देने वाले को पश्चिमी भारत में क्या कहते थे? साहूकार कहते थे। सेठ, ये क्या है भाई? तो सेठ बौद्ध जातक कथाओं में वर्णित प्रमुख व्यापारी और साहूकार को सेठ कहते थे। आज किसको सेठ कहते हैं? अब आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए अगला शब्द आ रहा है श्रेणी। श्रेणी क्या है? व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे। जैसे कि आपको मैंने जब गुप्त काल पढ़ा रहा था, जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहा था, तब भी आपने देखा था कि श्रेणी के बारे में चर्चा हुई थी, है ना। तो श्रेणी क्या है वो आप समझे कि श्रेणी है जो है व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मौर्य काल से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अगला देखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या है? विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाले अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता था, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि एक विस्तृत जो प्रशासन की व्यवस्था थी, आपने देखा था कि वो मौर्य काल में हमें मिलती है। मौर्य काल मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। तो आपने देखा कि उसमें प्रशासन की विस्तृत व्यवस्था हमें मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था। आपने देखा कि अफगानिस्तान तक का क्षेत्र मौर्य काल में, वहाँ तक आपने देखा कि भाई विस्तार कर गया था। अशोक के समय में आपने देखा था। तो इतनी बड़ी जो व्यवस्था था, इतना बड़ा इनका जो क्षेत्र था, उसके लिए पूरी बड़ी, ये आपने देखा कि कितनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, नॉलेज हो जाएगी आपको मौर्य काल का। तो भाई अब देखिए अध्यक्ष को आपने जो है अध्यक्ष को आपने समझा।
विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाली अधिकारी। और अक्षपटलाध्यक्ष, ये क्या है, इसका मतलब महालेखाकार। अमात्य, अगला पॉइंट आप देखिए, अमात्य, फटाफट जल्दी जल्दी देखते जाइए आप लोग। अमात्य प्रशासनिक कार्मिक या सिविल सेवक जिन्हें उच्चतम प्रशासनिक न्यायिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट अंत महामात्य, ये क्या है, सीमावर्ती क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को अंत महामात्य कहते हैं। अब देखिए, ग्रामीण, गांव का मुखिया, गांव के मुखिया को ग्रामीण आज क्या कहते हैं, गांव के मुखिया को आज क्या कहते हैं, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। अब देखिए अगला कुप्याध्यक्ष, ये देखिए वन अधिकारी को कुप्याध्यक्ष कहते हैं। और प्रतिवेदक क्या है भाई, जासूस या संवाददाता, जिनकी किसी भी समय राजा को जानकारी देने के लिए उस तक पहुंच होती थी। ठीक है, अशोक के एक शिलालेख में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। और देखिए रज्जुक, रज्जुक वे अधिकारी जिन्हें लोगों को पुरस्कार जो है देने के साथ साथ दंडित करने का भी अधिकार था। ठीक है, समाहर्ता, ये क्या है भाई, मुख्य राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे, समाहर्ता। ठीक है, मुख्य राजस्व संग्राहक को। अब देखिए सन्निधाता, कोषाध्यक्ष और भंडार का रखवाला, वो सन्निधाता। अब देखिए स्थानिक क्या है, स्थानिक जिले का राजस्व अधिकारी है। स्त्री धन क्या है, स्त्री का धन महिला को उसके जीवन काल में विभिन्न अवसरों पर दी गई विभिन्न प्रकार की चल चल संपत्ति मां से बेटी को हस्तांतरित। जैसा कि आप देखते हैं भाई, स्त्री धन क्या है, जो स्त्री है, जो पुत्री है, उसको अपने जीवन काल में जो धन मिला है ना, शादी के समय जो उसको मिलता है ना, तो वो सारा जो धन है वो स्त्री का है, तो स्त्री धन है। ठीक है, अब देखिए अगला आप शब्दावली देख रहे हैं, तनियूर, ये क्या है, प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में कुछ ब्रह्मदेव को दिया गया विशेष दर्जा जिससे वे नाडु से स्वतंत्र हो जाते थे जिनमें वे स्थित थे। ठीक है, अब देखिए अगला तिरिदोंदर, तिरुमुरई, है ना, ये देखिए दक्षिण भारतीय शैव भक्ति का सिद्धांत। अब अगला युक्त, अगला पॉइंट क्या है, युक्त। युक्त क्या है, अधीनस्थ अधिकारी जिनका कर्तव्य मुख्य रूप से सचिवीय कार्य और लेखा था। ठीक है, अब आ जाइए अगला सातवाहन काल से संबंधित शब्दावलियां। पहला शब्दावली है गोलमिक, क्या है, गांव का प्रशासक को गोलमिक। उपरक्षित क्या है, उनका कर्तव्य भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाना। वलीकरर, है ना, ये क्या है भाई, शाही सेवा में रहने वाले सम्राट के अंगरक्षक सैनिक को वलीकर कहा जाता था। अब अगला आ जाइए गुप्त काल से जो संबंधित शब्दावलियां हैं उसे आप देखिए। अघारिक, ये क्या है, दान में दी गई भूमि की देखभाल करते थे। गोपर, अब अगला आ जाइए देखिए गोपसरमिन, अगला पॉइंट, ये क्या है भाई, उनका कर्तव्य लेखा रजिस्टर में बहुसंख्यक मामलों में दर्ज करना, शाही बकाया वसूल करना और गबन की रोकथाम करना, जुर्माना वसूल करना था। ये किसका काम था, ये काम था गोपरसरमिन का। ठीक है, कुमार मात्य, ये क्या है भाई, देखिए शीर्ष दर्जे के ये अधिकारी होते थे कुमार मात्य। मंत्री, जैसे मंत्री, सेनापति आदि इन सब पदों पे होते थे। गुप्त काल के मुहरों और शिलालेखों में प्रमुखता से अंकित किया गया है। उन्हें वंशानुगत कारणों से नियुक्त किया जाता था, आधुनिक आईएएस अधिकारियों से मिलते जुलते थे। ठीक है, अब देखिए अगला आ जाइए महाबलाधिकृत, ये क्या है भाई, मुख्य सेनापति को कहा जाता था महाबलाधिकृत। अगला महाप्रतिहार, इसका महल रक्षकों का जो प्रमुख था उसे कहा जाता था महाप्रतिहार। ठीक है, महत्तर, अब ग्राम प्रधान को महत्तर कहा जाता था। ठीक, पुस्तपाल, अब देखिए जिलों में भूमि लेन देन का अभिलेख रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। अगला संधि विग्रही, विदेश मंत्री और युद्ध और शांति के मंत्री को संधि विग्रही कहा जाता है। भूमि माप की इकाई, अगला देखिए, अब भूमि माप की इकाइयां कौन कौन सी हैं ये आप लोग देखिए। कुल्यवाप, द्रोणवाप, अधमवाप बंगाल,
निवर्तन, पद, वर्त। ठीक है, तो ये सब क्या है, भूमि की माप की इकाइयां हैं। अब जैसे एग्जाम में भी आ गया, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि ये चीज़ें किससे संबंधित हैं, तब आप भूमि की माप की इकाइयों में आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो कई तरह से क्वेश्चन इसमें आप बनेंगे, जरूरी नहीं कि शब्दावली ही आप समझिए। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है, तो आप ध्यान से इसको देख लेंगे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में आया है या मिलाने वाले क्वेश्चन में आया है, तो आप समझे रहेंगे तो फट से आपका क्वेश्चन तैयार बन जाएगा, है ना। अब आ जाइए ऊपरीक। अगला शब्द क्या है, ऊपरीक। ये क्या है, इसके बारे में समझिए। राजा द्वारा सीधे प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त। अब आ जाइए भाई मराठा प्रशासन से संबंधित शब्दावलियां। पूरा मैंने भाई शिवाजी के बारे में और जो मराठा शासन है उस सब के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। आपने नहीं देखा है तो देखिए, जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आए। तो भाई देखिए, अब शिवाजी के अष्टप्रधान, ये शब्द आप देखते होंगे, ये है क्या। तो भाई 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहते थे। मजूमदार, अमात्य, ये क्या है भाई शिवाजी के समय में, तो ये होते थे महालेखाकार। अगला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जैसे जो न्यायाधीश हैं भाई आज के समय में भी आप देखिए न्याय करते हैं। पंडित राव क्या है भाई, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने वाला पुजारी को पंडित राव कहते थे। पेशवा, सामान्य प्रशासन और वित्त का प्रभारी, पेशवा। ये सर नौबत क्या है, सैन्य नायक। और सुमंत दबीर क्या है, विदेश मंत्री। आगे सूरनवीस क्या है, सचिव क्या है, पत्र व्यवहार की देखभाल करता था, शाही लेख तैयार करता था। ठीक है, अब आ जाइए संगम काल से संबंधित शब्दावलियां। ठीक, संगम काल को भी मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, अगर आप वीडियो देखे होंगे जानते होंगे। अब वहां पे जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं आप देख लो, है ना। तो अब देखिए एम्परू कुलू, ये क्या है भाई, पुजारियों, चिकित्सकों, ज्योतिषियों और मंत्रियों की परिषद को एम्परुकुलू कहते थे। ठीक है, अगला देखो आप अगम, ये क्या है, संगम प्रेम कविताएं। अरक्कलम, न्याय का शाही दरबार। ठीक है, एम पे अगला पॉइंट आप देखो, एम्पेरियम, है ना, ये क्या है भाई, इसको आप समझिए। लेखाकारों, कोषागार अधिकारियों, महल रक्षकों, राजधानी के प्रमुख पुरुषों, पैदल सेना, हाथी सेना और घुड़सवार सेना के प्रमुखों की सभा। ठीक, अब आइए अगला पॉइंट है कडेरिया, है ना। कडेशियर भाई, यहां पे सी है ना, ये सी है, कडेशियर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया दास। ठीक, अब आ जाइए अगला, यहां पे अगला पॉइंट मरियम। मरियम क्या है भाई, आप समझिए, अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों को राजा द्वारा दिया जाने वाला सम्मान, वो है मरियम कहा जाता था, मरियम कहा जाता था। अगला पॉइंट देखिए मूवेंदर। मूवेंदर क्या है, 3 बड़े शासक प्रमुख, यानी चेर, चोल और पांड्य राजा। ठीक है, चोल, चेर और पांड्य राजा को कहा जाता था क्या, मूवेंदर, है ना। ये तीनों के बारे में मैं चोल, चेर, पांड्य राजाओं के बारे में भी बता चुका हूं, आप नहीं देखें तो देख सकते हैं वीडियो। उझावर, उझावर क्या है, बड़े भूस्वामियों के विपरीत साधारण हर चलाने वाले किसान, जिन्हें बेल्लाल या बेल्लार कहा जाता था, है ना। अगला पॉइंट वल मंगलम, ये क्या है भाई, वल मंगलम, वह समारोह जिससे विजयी या राजा की तलवार को नहलाया जाता था और माला पहनाई जाती थी। अगला पॉइंट वारियम, कर देने वाली क्षेत्रीय इकाई को वारियम। ठीक, बेल्लाल क्या है भाई, बड़े भूस्वामियों की कुलीन जाति। अगला पॉइंट देखिए उर, तमिल अभिलेखों में मिलने वाली 3 प्रकार की ग्राम सभाओं में से एक, अन्य 2 सभा और नगरम, है ना। उर का संबंध भूमि प्रबंधन, सिंचाई, सड़क और धर्मदान से आदि से जो है संबंधित है। ठीक है, ये हो गया आपका उर के बारे में जानकारी। अब आ जाइए अगली शब्दावलियां हम देखें, जो सल्तनत काल था, है ना, सल्तनत काल
और मुगल काल से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं इसे भी आप देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना। इम्पॉर्टेंट तो सभी है, तो आप भाई देखना तो सभी ही है। अब आप देखो अघच, अब ये क्या है, मुगल हरम के पदानुक्रम में सबसे निचले स्थान पर आसीन महिलाएं, है ना। उन्हें भरण पोषण के लिए नगद और भूमि अनुदान प्राप्त होता था। ठीक, वो क्या था, वो था अघच। अब देखिए अगला आप पॉइंट देख रहे हैं अघस, ये क्या है, ध्यान से समझिए। मुगल बादशाहों की पत्नियां जो बहुत ही कुलीन परिवार से नहीं होती थी, शाही परिवारों से आने वाली बेगमों के विपरीत थी, उन्हें क्या कहा जाता, अघस। ठीक, अब देखिए अलत नगा जागीर, मुस्लिम अमीरों को दी जाने वाली भूमि को अलत नगा जागीर कहा जाता था। अब देखो आगे आ जाओ आप, आमिल गुजार, ये क्या है, मुगल काल में सरकार स्तर पर राजस्व वसूली का प्रभारी। अगला पॉइंट आप देखिए अमीन, अमीन क्या है, शेरशाह के समय में भू राजस्व आकलन के लिए सर्वेक्षक को कहते थे अमीन। ठीक है, अगला पॉइंट अराजी, अराजी क्या है, भू राजस्व निर्धारित करने के लिए नापा गया विशेष रूप से कृषि भूखंड। अगला है अर्ज ए ममालिक, अब इसे क्या है, पूरे देश की सेना का प्रभारी मंत्री। अगला पॉइंट बंजर, है ना, बंजर को तो मैं बता ही चुका हूँ भाई, जो बंजर जैसे जो बोया ही नहीं जाता खेत, है ना, या काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, वही बंजर खेत होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए, है ना। और आ जाइए अगला, बटाई क्या है, मुगल काल के दौरान वस्तु में भू राजस्व संग्रह की विधि को बटाई कहते हैं। चाचर, 3 या 4 सालों से परती छोड़ी गई भूमि को जो है चाचर कहते थे। ये नाम कब प्रचलित था, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए चहार तस्लीम, ये क्या है भाई, तो शाहजहां द्वारा प्रचलित की गए अभिवादन की विधि को चहार तस्लीम कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ बादशाह के सामने 4 बार झुकना था। ठीक है, अब देखिए चिहिल सुतून, अब भाई देखो ये क्या है, 40 स्तंभों वाली संरचना को चिहिल सुतून कहते हैं। चिराग ए सीनासाई, ये क्या है भाई, फारसी वाक्य जिसका अर्थ ज्ञान का दीपक होता है। अबुल फजल द्वारा लिखित सामग्री का महत्व इंगित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, जो युगों तक बनी रह सकती थी। वो हो गया आपका चिराग ए सीनासाई। ठीक, दीवाने आला, सरकारी विभाग जो राजस्व वसूली और संवितरण का अभिलेख रखता है। अगला दीवाने खालसा, ये आप देखो भाई, शाही भूमि का अभिलेख रखने वाला अधीनस्थ अधिकारी। अगला दीवाने तन, वेतन का अभिलेख रखने वाला अधीनस्थ अधिकारी को दीवाने तन। दुअस्पा सिंहस्पा दर्जा, इसे आप समझिए 2 घोड़े जो रखते थे और 3 घोड़े जो सैनिक रखता था, उसको जो दर्जा प्राप्त होता था दुअस्पा और सिंहस्पा, वही दर्जा उसी को कहते थे। जिनको 2 घोड़े प्राप्त हैं, 3 घोड़े, उसको इस तरह दुअस्पा, है ना, सिंहस्पा ऐसे कहा जाता था। जितने घोड़े उससे उस हिसाब से उनको पदवी सैनिक को जो दी जाती थी। ठीक है, फौजदार, अगला भाई मुगल काल के दौरान सैन्य, पुलिस और न्यायिक कार्य करने वाला अधिकारी। और अगला गल्ला बख्शी क्या है, राजस्व गणना और वसूली की प्रणाली। इनाम जागीर, ये क्या है भाई, इसे आप समझो, वह भूमि जो किसी भी धर्मपरायण व्यक्ति, विद्वान आदि को प्रदान की जाती थी, अर्थात जिनके साथ किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं जुड़ा होता था। ठीक है, अब देखो भाई जागीर, जागीर नाम आप सुनते होंगे। जागीर क्या है भाई, तो मुगल शासकों द्वारा नगद वेतन के बदले में उच्च पदस्थ मनसबदार को राजस्व समुद्देशन के रूप में दिया गया भूमि का टुकड़ा। जागीरदार को जरूरी तौर पर अपनी जागीर में नहीं रहना पड़ता था, जागीर भी हस्तांतरणीय थी। ठीक, अगला
पॉइंट जिन्स ए कामिल, ये क्या है इसे समझिए। मुगल काल के दौरान नगदी फसलों के लिए फारसी शब्द जैसे कपास, गन्ना आदि। ठीक। खानजाद, ये क्या है? मुगल दरबार में मुस्लिम अभिजात, ठीक है, वंशानुगत, उन्हें कहते थे खानजाद। खुद काश्त, ये तो मैं बता ही चुका हूँ भाई, जो अपने खेत, जो खुद का ज़मीन है, खेती करता है। ठीक है। तो अब देखिए मदद ए मास, ये क्या है भाई? दिल्ली सुल्तानों के अधीन वजीफा के रूप में मुस्लिम विद्वानों और श्रेष्ठ लोगों को दी जाने वाली राजस्व भूमि, मुक्त निर्वाह भूमि। ठीक है। अकबर के समय में गैर मुसलमानों को भी दी जाने लगी। अब मंडलिक, अगला पॉइंट है मंडलिक, ये क्या है इसे आप समझिए। सामंती प्रमुख को मंडलिक कहते हैं। मनसब, मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त सैन्य दर्जा, उसे जो है मनसब कहा जाता था। मिल्कियत, जमींदारों को निजी भूमि जो होती थी वो मिल्कियत है। अब मीर बख्शी, अगला पॉइंट आ जाइए। सैन्य प्रशासन, मुगल का जो प्रमुख, जो मुगल कालीन सैन्य प्रशासन का प्रमुख है उसे कहा जाता था मीर बख्शी। ठीक है। अगला मुकद्दम, मुकद्दम क्या है? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गांव का मुखिया को कहते थे मुकद्दम। मुशरीफ, ये क्या है भाई? मुख्य लेखाकार को मुशरीफ कहते थे। मुस्तौफी, ये क्या है? लेखा परीक्षक, ठीक है, वो है मुस्तौफी। मुक्ति, सल्तनत काल के दौरान सैन्य और प्रशासनिक इलाकों में एकता के नायक को। ठीक है। अगला शब्दावली है नकीब। नकीब क्या है अब आप समझिए। प्रवेशक, जो अपने सैनिक के लिए सुल्तान के आदेशों की जोर शोर से घोषणा करता था। नकीबों का मुखिया नकीबु अल नकुबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला आ जाइए नस्तालिक, ये क्या है? 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान विकसित होने वाली सुलेखन की लोकप्रिय फारसी शैली है। यह अकबर की पसंदीदा शैली थी। इसके दरबार में मोहम्मद हुसैन को नस्तालिक का प्रवर्तक होने के लिए जरीन कलम, सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पूरा मैंने मुगल जो काल है, पूरा मुगल काल मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मुगल काल को देखिए, समझिए। मुगल काल भी आप देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं मुगल काल से। परती, अगला आप देखिए पॉइंट परती। परती क्या है? एक समय के लिए खेती से मुक्त छोड़ दी गई भूमि ताकि वह अपनी उर्वरता फिर से हासिल कर सके। इस शब्द का मुख्य रूप से अकबर के शासनकाल के दौरान उपयोग किया जाता था। ठीक है। परती तो भाई जो परती खेत है, आज भी हम लोग गांव में बोलते हैं कि भैया परती है, बोई नहीं गई है ना। तो गांव में आप रहते होंगे तो जानते होंगे, या आपके यहाँ जो आपकी भूमि है, कृषि भूमि है, जो जिसकी जुताई नहीं होती या कुछ दिन बाद उसकी जुताई करते हैं, तो उसको आपके गांव में क्या बोलते हैं, है ना। अब देखिए परती अब कब बोला जाता था? मुगल काल में भी परती जमीन को बोला जाता। अब आज भी गांव में परती जमीन बोली जाती है ना। तो शब्द देखिए कि कहाँ से हमें मिल रहे हैं, कहाँ से हमें आस परती तब भी बोला जाता था और आज भी जमीन को बोला जा रहा है ना। तो इस तरह शब्द हमें मिलते हैं और इतिहास से होते हुए वर्तमान में शब्द हमें पहुँचते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आज अगला पॉइंट आप देखो भाई, पट्टकिल। पट्टकिल क्या है इसे आप समझिए। गांव का मुखिया को पट्टकिल कहती थी। ठीक है। पेशकश, अगला पॉइंट पेशकश, स्वायत्त शासक द्वारा मुगलों को दिए जाने वाला धनराशि। ठीक। अब अगला पॉइंट शब्दावली, अगला देखिए पोलज। पोलज क्या है भाई? जिस भूमि पर प्रत्येक फसल की लगातार खेती की जाती थी और कभी परती नहीं रहने दी जाती थी। इस शब्द का मुख्य रूप से अकबर के शासनकाल के दौरान उपयोग किया जाता था, पोलज को। अगला देखिए कानून गो। कानून गो क्या है? अर्धवंशानुगत अधिकारी जो खेती की किए गए क्षेत्र, उगाई गई फसलों, फसल की उपज आदि का विवरण रखता था, उसे कानून गो कहा जाता था। ठीक है। कासिद, हर कारा जो मुगल शासन के 24 घंटे बारी बारी से विभिन्न क्षेत्रों में बांस पत्रों से रखे समाचारों और महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजों को ले जाता था, उसे क्या कहते थे?
कासिद, काजी। अब भाई काजी क्या है, काजी को समझिए। इस्लामी कानून से संबंधित न्याय प्रदान करने के लिए मुस्लिम सुल्तानों द्वारा नियुक्त मुस्लिम न्यायाधीश को काजी कहा जाता था। अब देखिए रिसाला, हैदर अली मैसूर के जो हैदर अली थे शासक थे, भाई इनके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। तो हैदर अली की सैन्य इकाइयों को रिसाला कहा जाता था। सदर ए जहां, सदर ए जहां क्या है भाई, धार्मिक विभाग की देखभाल करता था। सज्जाद नसीन, सूफी दरगाहों का वंशानुगत प्रशासक या अभिरक्षक, सज्जाद नसीन। सनद क्या है, सनद को आप समझिए शाही आदेश। सार्वभौम क्या है, सम्राट। सवार क्या है, युद्ध के लिए भर्ती किया गया घुड़सवार। सूबा क्या है, प्रांत जिसमें मुगल साम्राज्य विभाजित था। सूबेदार, प्रत्येक सूबे का सर्वोच्च अधिकारी होता था, है ना। अब आ जाइए तैनात रकाब क्या है, अमीर जो मुगल काल के दौरान आमतौर पर बादशाह और उसके घर की रक्षा के लिए तैयार दरबार में तैनात थे, है ना। अगला आ जाइए तनख्वाह जागीर क्या है भाई, इसको आप समझिए, वेतन के बदले दी गई जागीर। अब उल गुलान क्या है, विद्रोह को उल गुलान कहते हैं। उर्फ क्या है, उर्फ को समझिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल के शासन के दौरान प्रचलित स्थानीय रीति रिवाज और प्रथाएं। उस्र, अगला देखिए उस्र शब्दावली, इसका अर्थ क्या है समझिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल के अधीन मुसलमानों को जो बांटी गई भूमि है पर लगाए जाने वाला जो कर था उसे कहते थे उस्र। वाकिया नवीस, ये क्या है भाई, समाचार लेखक जो मुगल काल के दौरान समाचारों के संवाददाता के रूप में काम करते थे, वे अपनी रिपोर्ट मीर बख्शी को भेजा करते थे। ठीक है, अब आ जाइए अगला पॉइंट, वतन जागीर। वतन जागीर क्या है, वे जागीर जिसे मुगल बादशाहों ने वंशानुगत प्रमुखों भारतीय राजाओं को अपना स्वायत्त शासन बनाए रखने की अनुमति दी थी। ठीक है, अब आ जाइए जब्त, अगली शब्दावली जब्त। जब्त क्या है, भूमि मापन की प्रणाली। अगला शब्दावली आप देखिए जात। जात का क्या मतलब है आप समझिए, व्यक्तिगत दर्जा जो मुगल काल के दौरान मनसबदार का होता था। ठीक, अगला लास्ट शब्दावली आप देख लीजिए जेरत। बंगाल और बिहार में यूरोपीय नील बागान स्वामियों की भूमि स्वामित्व प्रणाली को जेरत कहा जाता था। ठीक, तो बस दोस्तों अभी शब्दावलियाँ और भी हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आप लोग उग भी जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो बस ये दोस्तों वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई आपके क्वेश्चन होंगे तो पूछ लीजिएगा। और बाकी दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जो भी आप यूजीसी नेट की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त वीडियो पड़े हुए हैं। एक तरफ से एक तरफ आप देखिए, मैंने प्राचीन इतिहास से पूरा चालू किया है, मध्यकाल, आधुनिक इतिहास, सभी पे मैंने वीडियो बनाए हैं। और मैंने क्वेश्चन पेपर भी जो आए हैं यूजीसी नेट के वो भी मैंने डाले हैं, सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो पर्याप्त मैटर आपके पास है, इस चैनल पे उपलब्ध है। आप एक तरफ से एक तरफ देखिए, आपका यूजीसी नेट का काफ़ी मैटर तैयार हो जाएगा। बाकी कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, बताइए। अगर उस जो आप जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर बनाने के लिए कि भाई इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।